क्या होता है जब आपको लगता है कि आपका जीवन एकदम सही है और फिर पता चलता है कि यह सब एक पूरा झूठ है? आज की कहानी एक ऐसी महिला के बारे में है जो एक विनाशकारी रहस्य का पता लगाती है, जो उसकी दुनिया को चकनाचूर कर देता है। लेकिन उस राख से उसे एक ऐसी ताकत मिलती है जिसके बारे में वह कभी नहीं जानती थी। विश्वासघात, प्रतिशोध और पुनर्जन्म की एक कहानी जो आपको अपनी सीट से बांधे रखेगी। अगर आपको इस तरह की सामग्री पसंद है तो हमारे चैनल गाला के रहस्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर दिन वीडियो पोस्ट करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप कहां से हैं और आप हमें किस समय सुन रहे हैं। अनन्या ने कांपते हाथों से लिफाफा पकड़ रखा था, यह जाने बिना कि वह पल उसके अस्तित्व को दो अलग अलग हिस्सों में बांट देगा, पहले और बाद में। बाहर मुंबई की बारिश पेंट हाउस अपार्टमेंट की खिड़कियों पर ढोल बजा रही थी, जैसे कि ब्रह्मांड उस चीज के लिए एकदम सही साउंड ट्रैक तैयार कर रहा था जिसे वह खोजने वाली थी। समीर उस गुरुवार की सुबह जल्दी निकल गया था, जैसा कि वह हमेशा करता था। गाल पर एक मशीनी चुंबन, एक खोखला वादा कि वे बाद में बात करेंगे और दरवाजे के बंद होने की जानी पहचानी आवाज। शादी के 3 साल इसी दिनचर्या में सिमट कर रह गए थे। वह अकेले जागती, वह तब आता जब वह सो चुकी होती, और एक बहुत बड़ा खालीपन उनके बीच की सभी जगहों को भर देता था। लेकिन बिना प्रेषक के लिफाफे से सब कुछ बदल जाएगा। उसके अंदर 3 तस्वीरें थीं जो एक समानांतर जीवन से ली गई लगती थीं। एक ऐसे ब्रह्मांड से जहां समीर एक उपस्थित पिता और एक चौकस साथी था, लेकिन वह उसके साथ नहीं था। पहली तस्वीर में उसका पति एक सुनहरे बालों वाली लड़की को झूले पर धकेल रहा था। उसका चेहरा एक ऐसी मुस्कान से रोशन था जिसे उसने सालों से नहीं देखा था। दूसरी ने एक अंतरंग क्षण को कैद किया। वह एक छोटे लड़के को अपनी गोद में उठाए हुए था, जबकि एक सांवली और सुंदर महिला उन्हें प्यार से देख रही थी। तीसरी और सबसे विनाशकारी, समीर उसी महिला को चूम रहा था जबकि बच्चे पास में खेल रहे थे। एक आदर्श पारिवारिक दृश्य जो उसका होना चाहिए था। अनन्या, मुझे विश्वास है कि आप सच जानने की हकदार हैं। समीर का 4 साल से एक दूसरा परिवार है। मेरा नाम प्रिया है, मैं 28 साल की हूं और हमारे बच्चों के नाम आरव और मायरा हैं। दुनिया धीमी गति में ढह गई। पत्र का हर शब्द एक ऐसी महिला के दिल में एक निश्चित छुरा घोंपा था जिसने अपने पति का ध्यान आकर्षित न कर पाने के लिए खुद को दोषी ठहराते हुए वर्षों बिताए थे। अनन्या बाथरूम में भागी और उल्टी कर दी। फिर वह ठंडे संगमरमर के फर्श पर बैठ गई और तब तक रोती रही जब तक उसके आंसू खत्म नहीं हो गए। लेकिन वहीं अपने अपमान की गहराई में कुछ असाधारण हुआ। आंसुओं और गुस्से के बीच एक ऐसा दृढ़ संकल्प पैदा हुआ जिसे उसने सालों से महसूस नहीं किया था। 3 साल तक वह एक छाया की तरह रही थी, ध्यान के टुकड़ों को स्वीकार करती रही और खुद को आश्वस्त करती रही कि वह उनके लिए आभारी है। 3 साल तक उसने खुद को एक ऐसे आदमी के जीवन में फिट होने के लिए छोटा कर लिया था जो उसके साथ महंगे फर्नीचर की तरह व्यवहार करता था, आवश्यक लेकिन वास्तविक विचार के योग्य नहीं। अब और नहीं। अनन्या बाथरूम के फर्श से उठी और शीशे में खुद को देखा। परछाई वाली महिला की आंखें लाल और सूजी हुई थीं, लेकिन उनमें कुछ अलग था। एक चिंगारी जो लंबे समय से मौजूद नहीं थी, विद्रोह की चिंगारी, पुनः प्राप्त गरिमा की चिंगारी। उसी क्षण एक योजना का जन्म हुआ जो विनम्र और अदृश्य पत्नी को उस महिला में बदल देगी जो उस साल मुंबई में सबसे बड़ा सामाजिक कांड खड़ा करेगी। एक योजना जो एक गाला पार्टी में समाप्त होगी, जहां अपने वयस्क जीवन में पहली बार अनन्या मुख्य सितारा होगी। और यह सब एक पीले रंग की पोशाक के साथ शुरू होगा जो उसकी सुनहरी त्वचा को शुद्ध सोने की तरह चमका देगी। न केवल द ताजमहल पैलेस होटल के हॉल को रोशन करेगी, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत को भी चिह्नित करेगी। 3 तस्वीरों ने सब कुछ बदल दिया, लेकिन पीले रंग की पोशाक वाली एक महिला और भी बहुत कुछ बदल देगी। चाबियों की आवाज खामोश घर में सुबह 2 बजे गूंज उठी। अनन्या किंग साइज बेड पर हिली भी नहीं, जिस पर वह महीनों से अकेली थी। उसे दिनचर्या की आदत हो गई थी। समीर तब आता था जब वह सोती थी और उसके जागने से पहले चला जाता था।
मुंबई में पेंट हाउस अपार्टमेंट, जो कभी न सोने वाले शहर के नजारों वाला था, एक सुनहरा पिंजरा बन गया था जहां वह एक भूत की तरह रहती थी। शुभ रात्रि प्यार, उसने शून्य में फुसफुसाया, ये जानते हुए कि वह उसे नहीं सुनेगा, पिछले 3 सालों की हर रात की तरह। अनन्या को वह दिन साफ याद था जब वह समीर से एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में मिली थी। वह एक कंसल्टिंग फर्म में एक कार्यकारी सहायक के रूप में काम करती थी और वह मुख्य वक्ता था, एक युवा महत्वाकांक्षी और चुंबकीय सीईओ। जब वह अपनी व्यावसायिक उपलब्धियों के बारे में बात करता था तो उसकी आंखें चमक उठती थीं और उसे उस जुनून से प्यार हो गया था, यह सोचकर कि एक दिन वह उसका उद्देश्य होगी। डेटिंग, महंगे रात्रि भोज, सप्ताहांत यात्राओं और वादों का एक बवंडर था। समीर ने उसे उसी तीव्रता से लुभाया जो वह व्यापार पर लागू करता था। अनन्या ने विशेष चुना हुआ महसूस किया। उसने उसे शादी के बाद नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया, यह कहते हुए कि वह उसकी देखभाल करना चाहता है, कि उसके जैसी महिला को लाड प्यार किया जाना चाहिए। तुम मेरी रानी बनोगी, वह कहता, कोमलता से उसके माथे को चूमता। तुम्हें फिर कभी किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन वादे बारिश में चीनी की तरह घुल गए। पेरिस में उनके हनीमून के तुरंत बाद समीर कंपनी के विस्तार में जुट गया। यात्राएं निरंतर हो गईं। मियामी में 1 सप्ताह, गोवा में 15 दिन, लंदन में 1 महीना, हमेशा एक ही औचित्य के साथ। यह हमारे भविष्य के लिए है अनन्या। मैं जो कुछ भी करता हूं वह हमारे लिए है। अनन्या ने खुद को ढालने की कोशिश की। उसने घर को बड़े चाव से सजाया। उसे उन दुर्लभ रात्रि भोजों पर प्रभावित करने के लिए फ्रांसीसी व्यंजन सीखे जो वे एक साथ करते थे। जब वह आता था तो हमेशा खुद को बेदाग रखती थी। लेकिन समीर ने उसे ऐसे देखा जैसे वह फर्नीचर का हिस्सा हो, आवश्यक हो, लेकिन विशेष ध्यान के योग्य नहीं। उसके जो दोस्त थे वे दूर हो गए। पहले क्योंकि जब समीर अप्रत्याशित रूप से आता था तो वह मुलाकातें रद्द कर देती थी। फिर क्योंकि उसके पास बात करने के लिए और कुछ नहीं था सिवाय अपने पति की व्यावसायिक उपलब्धियों के। अनन्या ने महसूस किया कि वह एक छाया बन गई है, समीर के जीवन का एक विस्तार, एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं। तुम्हारी गोवा की यात्रा कैसी रही, वह पूछती। नाश्ता परोसती जो वह जल्दी से खाता था जबकि वह अपने सेल फोन पर ईमेल चेक करता था। उत्पादक हमेशा एक शब्दांश का जवाब होता था जिसके बाद गाल पर गर्मजोशी से चुंबन और दरवाजा बंद हो जाता था। अनन्या ने खाली घंटों को पिलेट्स कक्षाओं, ऑनलाइन गैस्ट्रोनॉमी पाठ्यक्रमों और शॉपिंग मॉल में लंबी सैर से भरना शुरू कर दिया। उसने महंगे कपड़े खरीदे जिन पर समीर ने कभी ध्यान नहीं दिया, आयातित इत्र जिन पर उसने कोई टिप्पणी नहीं की। उसका जीवन समान दिनों के एक क्रम में बदल गया था जो केवल उसके पति की बढ़ती लंबी अनुपस्थिति से चिह्नित था। रात में विशाल और ठंडे बिस्तर पर लेटे हुए अनन्या छत को देखती और सोचती कि उसने सपने देखना कब बंद कर दिया था, जब उसने ट्रॉफी पत्नी बनना स्वीकार कर लिया था, जो कॉरपोरेट कार्यक्रमों में समीर के साथ हाथ में हाथ डाले दिखाई देती थी, उन लोगों पर विनम्रता से मुस्कुराती थी जिन्हें वह नहीं जानती थी, केवल तभी बोलती थी जब घर की सजावट या छुट्टियों की योजनाओं के बारे में पूछा जाता था, जो कभी नहीं हुई। समीर, क्या हम बात कर सकते हैं? उसने एक सुबह कोशिश की। उसे एक और यात्रा पर जाने से पहले रोक दिया। अभी नहीं अनन्या, मुझे हवाई अड्डे के लिए देर हो रही है। जब मैं वापस आऊंगा तो हम बात करेंगे। लेकिन जब वह 3 सप्ताह बाद लौटा तो उसने कोशिश करना छोड़ दिया था। बातचीत कभी नहीं हुई, जैसे कई अन्य चीजें जो उनके बीच की खाई में खो गई थीं। समीर के दोस्त उसके साथ ठंडी शिष्टाचार से पेश आते थे, जैसे कि वे कुछ ऐसा जानते हों जो वह नहीं जानती थी। उनकी पत्नियां भाग्य और धैर्य के बारे में अस्पष्ट टिप्पणी करती थीं, उसे दया और ईर्ष्या के मिश्रण से देखती थीं। अनन्या इन नजरों को नहीं समझती थी, लेकिन उन्होंने उसे असहज कर दिया, जैसे कि कोई मजाक हो जिसका वह जाने बिना निशाना थी। घर जो कभी सपनों का आश्रय था, मृत आशाओं का एक मकबरा बन गया था। हर कमरा अनकही बातों, बिना साझा की गई हंसी, अंतरंग क्षणों से गूंजता था जो केवल अनन्या की कल्पना में मौजूद थे। वह शानदार
कमरों में घूमती थी, पहले से कहीं ज्यादा अकेला महसूस करती थी जब वह वास्तव में अकेली थी। शायद अगले साल चीजें बेहतर हो जाएंगी, वह खुद को सांत्वना देती। शादी की तस्वीरों को देखती जहां वे दोनों उज्जवल रूप से मुस्कुरा रहे थे। शायद जब कंपनी स्थिर हो जाएगी। लेकिन अपने दिल की गहराई में अनन्या जानती थी कि वह केवल इस अपरिहार्य एहसास को टाल रही है कि वह अपने ही जीवन में एक अजनबी बन गई है। एक ऐसी फिल्म में एक सहायक अभिनेत्री जिसमें उसे मुख्य पात्र होना चाहिए था। और सबसे बुरी बात यह थी कि वह इस स्थिति को सामान्य रूप से स्वीकार करने लगी थी। फोन बजा, उसे उसके उदास विचारों से बाहर निकालते हुए। यह दिल्ली हवाई अड्डे से समीर का फोन था। मैं यहां एक और सप्ताह रहूंगा। एक व्यापार का अवसर आया है जिसे मैं खो नहीं सकता। ठीक है, उसने जवाब दिया, जैसा कि वह हमेशा जवाब देती थी, जैसे एक गुड़िया जिसे सहमत होने के लिए प्रोग्राम किया गया हो। तुम एक गहना हो अनन्या, इसीलिए मैं तुमसे प्यार करता हूं। फोन कट गया। इससे पहले कि वह जवाब दे पाती कि वह भी उससे प्यार करती है, या वह उससे प्यार करती थी, या कि उसे अब उस आदमी के लिए क्या महसूस होता है जो केवल कागज पर उसका पति था, पता नहीं था। अनन्या ने प्रवेश हॉल के शीशे में खुद को देखा। 32 साल की उम्र में उसने अभी भी वह सुंदरता बनाए रखी थी जिसने समीर को जीत लिया था। लेकिन उसकी आंखों में कुछ फीका था, एक उदासी जिसे कोई भी महंगी क्रीम छिपा नहीं सकती थी। वह धीरे धीरे गायब हो रही थी, अपने ही जीवन में पारदर्शी हो रही थी। उस रात महीनों में पहली बार अनन्या रोई। एक नाजुक और खामोश रोना नहीं, बल्कि एक मुक्तिदायक रोना जो उसकी घायल आत्मा की गहराई से आया था। वह उस महिला के लिए रोई जो वह थी, उन सपनों के लिए जिन्हें उसने त्याग दिया था, उस प्यार के लिए जो एक खाली आदत में बदल गया था। और कुल भेद्यता के उस क्षण में उसके अंदर कुछ हिलने लगा। विद्रोह का एक छोटा बीज अभी भी छोटा और नाजुक है, लेकिन जो अंकुरित होने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। अनन्या को अभी तक पता नहीं था, लेकिन उसका जीवन पूरी तरह से अलग मोड़ लेने वाला था। सच्चाई, जैसा कि हमेशा होता है, सामने आने के लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। और जब ऐसा होता तो कुछ भी पहले जैसा नहीं होता। लिफाफा एक सामान्य गुरुवार की सुबह आया। अनन्या हमेशा की तरह अकेले अपनी कॉफी पी रही थी जब नौकरानी डाक ले आई। बिलों और विज्ञापनों के बीच एक बिना प्रेषक का लिफाफा था, केवल उसका नाम एक महिला की लिखावट में लिखा हुआ था। अंदर कागज की एक शीट और 3 तस्वीरें थीं जिन्होंने उसकी दुनिया को ढहा दिया। तस्वीरों में समीर एक पार्क में था, एक झूले को धकेल रहा था जहां घुंघराले बालों वाली एक लड़की खुशी से हंस रही थी। दूसरे में वह एक लड़के को अपनी गोद में उठाए हुए था, जबकि एक सांवली और सुंदर महिला उन्हें मुस्कुराते हुए देख रही थी। तीसरी तस्वीर सबसे विनाशकारी थी। समीर महिला को चूम रहा था जबकि बच्चे पास में खेल रहे थे। एक आदर्श पारिवारिक दृश्य जो उसके साथ कभी नहीं था। पत्र संक्षिप्त और सीधा था। अनन्या, मुझे विश्वास है कि तुम सच जानने की हकदार हो। समीर का 4 साल से एक दूसरा परिवार है। मेरा नाम प्रिया है, मैं 28 साल की हूं और हमारे बच्चों के नाम आरव और मायरा हैं। वह सप्ताहांत हमारे साथ बिताता है और उसने मुझे बताया कि तुम लोग 2 साल से अलग हो, केवल कानूनी कारणों से दिखावा कर रहे हो। मुझे आज पता चला कि यह झूठ है। मुझे तुम्हारे लिए खेद है, एक दोस्त। अनन्या के हाथ इतने कांप रहे थे कि वह मुश्किल से कागज पकड़ पा रही थी। दुनिया उसके चारों ओर घूम रही थी, क्योंकि पहेली के टुकड़े दर्दनाक स्पष्टता के साथ एक साथ फिट हो रहे थे। लगातार यात्राएं, व्यस्त सप्ताहांत, भावनात्मक दूरी, परिचितों की दया भरी निगाहें, सब कुछ समझ में आ गया। अब अनन्या बाथरूम में भागी और उल्टी कर दी। फिर वह ठंडे संगमरमर के फर्श पर बैठ गई और तब तक रोती रही जब तक उसके आंसू खत्म नहीं हो गए। 3 साल का अपमान, 3 साल तक धोखा दिया गया, जबकि वह उस परिवार का निर्माण कर रहा था जिसका उसने हमेशा उसके साथ होने का सपना देखा था। सेल फोन बजा। ये समीर था। हाय प्यार, मैं आज देर से घर आऊंगा, एक मीटिंग है जो लंबी चल सकती है। अनन्या ने फर्श पर बिखरी तस्वीरों को देखा। उनमें से एक के पीछे की तारीख पर लिखा था, कल संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान।
किस तरह की मीटिंग? उसने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए पूछा। उबाऊ व्यापार। तुम्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। ओह, और मैं सप्ताहांत में पुणे की यात्रा कर रहा हूं। अधिक व्यापार, अधिक झूठ। अनन्या ने फोन काट दिया और शीशे में खुद को देखा। परछाई वाली महिला की आंखें लाल और सूजी हुई थीं, लेकिन उनमें कुछ अलग था। एक दृढ़ संकल्प जो सालों से मौजूद नहीं था। उसे मदद की जरूरत थी और वह जानती थी कि किसे बुलाना है। कविता ने दूसरी घंटी पर फोन उठाया। अनन्या, तुम कैसी हो बहन? कविता, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तत्काल। क्या हुआ? तुम रो रही हो? क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूं? मैं फोन पर बात नहीं कर सकती। 2 घंटे बाद अनन्या बांद्रा में अपनी बहन के अपार्टमेंट में थी। सब कुछ बता रही थी जबकि कविता चाय परोस रही थी और लगातार बढ़ते गुस्से के साथ सुन रही थी। तस्वीरें देखने के बाद कविता भड़क उठी। मुझे पता था कि समीर के साथ कुछ अजीब है। एक आदमी बिना किसी कारण के इस तरह गायब नहीं होता है। 3 साल अनन्या, 3 साल उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया। कविता परिवार कानून में विशेषज्ञता वाली एक वकील थी और उसने अनन्या को शादी की शुरुआत से ही समीर के व्यवहार के कुछ पहलुओं के बारे में चेतावनी दी थी। लेकिन अनन्या, प्यार में अंधी, ने अपनी बड़ी बहन की सलाह नहीं सुनी थी। मैं क्या करूं कविता? मुझे बहुत अपमानित, बहुत बेवकूफ महसूस हो रहा है। सबसे पहले तुम खुद को दोष देना बंद करोगी। दूसरा, हम कानूनी रूप से उस कमीने को नष्ट कर देंगे। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल गाला के रहस्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर दिन वीडियो पोस्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप कहां से हैं और आप हमें किस समय सुन रहे हैं। चलिए अब कहानी पर वापस चलते हैं। कविता ने अपना लैपटॉप खोला और नोट्स लेना शुरू कर दिया। द्विविवाह भारत में एक अपराध है। औपचारिक शादी के बिना भी वह 2 परिवार रखता है। यह भौतिक और नैतिक परित्याग का गठन करता है और संभवतः उसके पास छिपी हुई संपत्ति है। इसका क्या मतलब है? अगर वह 4 साल से दूसरे परिवार का भरण पोषण कर रहा है तो उसने तुम्हारी सहमति के बिना जोड़े के पैसे खर्च किए हैं। यह संपत्ति का गबन है। इसके अलावा तुम शादी के दौरान अर्जित की गई हर चीज के 50% की हकदार हो। अनन्या को ऐसा लगा जैसे वह कोमा से जाग रही हो। 3 साल तक वह एक छाया की तरह रही थी और अब उसने देखा कि उसके पास अधिकार है कि वह लड़ सकती है। हमें क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले एक निजी जांच। मुझे दूसरे परिवार के ठोस सबूत चाहिए, वित्तीय लेन देन, संपत्तियां। दूसरा, जब तक हमारे पास सब कुछ बंधा नहीं होता तब तक तुम सामान्य रूप से काम करोगी। तुम यह संकेत नहीं दे सकती कि तुम जानती हो। मुझे नहीं पता कि मैं नाटक कर सकती हूं कविता। तुम कर सकती हो और तुम करोगी। उस सारे अपमान के बारे में सोचो जिससे तुम गुजरी हो। अब बदला लेने का समय है, लेकिन एक बुद्धिमान और कानूनी बदला। कविता ने फोन उठाया और एक निजी जासूस को फोन किया जो तलाक के मामलों में उसके साथ काम करता था। विक्रम, यह कविता है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तत्काल मामला है। जबकि कविता जासूस को स्थिति समझा रही थी, अनन्या ने खिड़की से नीचे शहर को देखा। सालों में पहली बार उसने खुद को जीवित महसूस किया। दर्द वहां था, चुभने वाला और गहरा, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसा भी था जिसे उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। उद्देश्य। तुम्हें कितना समय चाहिए? अनन्या ने पूछा जब कविता ने फोन काट दिया। अधिकतम 3 सप्ताह। विक्रम बहुत कुशल है। और इसकी लागत कितनी होगी? अभी इसके बारे में चिंता मत करो। जब हम समीर का काम तमाम कर देंगे तो वह सब कुछ चुकाएगा। अनन्या महीनों में पहली बार हंसी, लेकिन यह एक कड़वी हंसी थी। जानती हो मुझे सबसे ज्यादा क्या दुख होता है कविता? यह सिर्फ विश्वासघात नहीं है। यह जानना है कि इन सभी वर्षों में जब मैंने अपर्याप्त, अनुपयुक्त महसूस किया, यह सोचते हुए कि यह मेरी गलती थी कि उसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। वास्तव में वह दूसरी महिला के साथ वह जीवन जी रहा था जिसका उसने मेरे साथ जीने का वादा किया था। यही कारण है कि वह बहुत प्रिय भुगतान करेगा। उस रात जब समीर रात 11 बजे घर आया, यातायात और बैठकों के बारे में बहाने के साथ जो लंबी चली, अनन्या लिविंग
रूम में एक किताब पढ़ रही थी। उसने उसे सामान्य रूप से बधाई दी, उसके दिन के बारे में पूछा और यहां तक कि एक ड्रिंक भी परोसी, जैसा कि वह हमेशा करती थी। लेकिन अंदर एक तूफान बन रहा था। उसका हर स्नेही इशारा एक छुरा घोंपने जैसा था। हर आकस्मिक झूठ उसके सीने में बढ़ते गुस्से के लिए ईंधन था। समीर को पता नहीं था कि उसकी विनम्र और आज्ञाकारी पत्नी ने उसका असली चेहरा खोज लिया था। तुम आज अलग लग रही हो, उसने अपनी टाई ढीली करते हुए टिप्पणी की। अलग कैसे? मुझे नहीं पता, लेकिन उपस्थित। हमें इस तरह बात किए हुए काफी समय हो गया है। अनन्या विडंबना पर लगभग हंस पड़ी। जिस क्षण उसने अपने जीवन के सबसे बड़े विश्वासघात की खोज की, उसने सोचा कि वह अधिक उपस्थित थी। मैं बस हमारे बारे में सोच रही थी कि हम अपने रिश्ते को कैसे सुधार सकते हैं। समीर ने उसके माथे पर विचलित रूप से चूमा, जैसा कि वह हमेशा करता था। तुम खास हो अनन्या, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना। चुना जैसे कि वह एक शेल्फ पर एक वस्तु हो, जैसे कि यह एक ट्रॉफी हो जिसे सुविधाजनक होने पर प्रदर्शित किया जाए। उस सुबह 5 साल तक उसकी दुनिया रहे आदमी के बगल में लेटे हुए अनन्या ने खुद से एक खामोश वादा किया। समीर ने झूठ और हेरफेर से उसके जीवन के 3 साल बर्बाद कर दिए थे। उसने उसे यह विश्वास दिलाया था कि वह पर्याप्त नहीं है, कि उसे ध्यान के टुकड़ों के लिए आभारी होना चाहिए। लेकिन वह नाजुक और असुरक्षित अनन्या मर रही थी। उसकी जगह एक महिला ने जन्म लिया जो अपनी गरिमा और अपना जीवन वापस पाने के लिए दृढ़ थी। और समीर को उस तूफान का कोई अंदाजा नहीं था जो उस पर बरसने वाला था। खेल शुरू हो गया था, लेकिन इस बार अनन्या नियमों को जानती थी। अगले 3 सप्ताह अनन्या के जीवन के सबसे कठिन थे। हर सुबह अभिनय का एक अभ्यास था। मुस्कुराना, कॉफी परोसना, दिन की योजनाओं के बारे में पूछना, उस आदमी के गाल पर चुंबन करना जिसने उसे सालों तक धोखा दिया था। रात में जब समीर अपने रिहर्सल किए हुए बहानों और विस्तृत झूठ के साथ आता था, तो उसे गुस्से को निगलना पड़ता था और बैठकों और व्यापार के बारे में उसकी झूठी कहानियों में दिलचस्पी का नाटक करना पड़ता था। लेकिन कविता और विक्रम पर्दे के पीछे अथक रूप से काम कर रहे थे। अनन्या, तुम्हें यह देखने की जरूरत है, कविता ने कहा, उससे जुहू के एक शांत कैफे में मिलते हुए। विक्रम ने कुछ ऐसी चीजें खोजी हैं जो तुम्हें और भी अधिक क्रोधित कर देंगी। कविता ने दस्तावेजों और तस्वीरों से भरी एक फाइल खोली। प्रिया सिर्फ मालकिन नहीं है, समीर ने उसके लिए एक शेल कंपनी के नाम पर 3 बेडरूम का अपार्टमेंट खरीदा है। हमारे बच्चे एक बहुत महंगे निजी स्कूल में पढ़ते हैं और वह सब कुछ चुकाता है। अनन्या ने तस्वीरों को पलटा। आरव और मायरा ठाणे में एक गेटेड समुदाय में एक सुंदर घर के बगीचे में खेल रहे थे। समीर उपहारों के साथ आ रहा था, जन्मदिन की पार्टियों में भाग ले रहा था। वह पिता बन रहा था जिसका उसने सपना देखा था कि वह उन बच्चों के साथ होगा जो उनके पास कभी नहीं थे। और भी बहुत कुछ है, कविता ने जारी रखा। उसके पास एक अलग चालू खाता है जहां वह दूसरे परिवार के खर्चों के लिए प्रति माह 40,000 जमा करता है। पैसा जो तुम्हारे संयुक्त खाते से निकला। 40,000 प्रति माह। अनन्या को चक्कर आ रहा था। कविता, मैंने अपने बेडरूम को फिर से सजाने के लिए पैसे मांगे और उसने कहा कि यह फालतू खर्च के लिए अच्छा समय नहीं है। यह बेहतर या बदतर हो जाता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। जिस शेल कंपनी ने प्रिया का अपार्टमेंट खरीदा था, उसके 2 साथी हैं, समीर और तुम। मेरा क्या मतलब है? उसने सभी दस्तावेजों पर तुम्हारे हस्ताक्षर जाली किए। तुम आधिकारिक तौर पर एक ऐसी कंपनी की भागीदार हो जिसके बारे में तुम नहीं जानती थी कि वह मौजूद है और जिसका इस्तेमाल तुम्हारे पति की मालकिन के लिए घर खरीदने के लिए किया गया था। अनन्या कई मिनटों तक चुप रही, जानकारी को संसाधित करती रही। विश्वासघात उन स्तरों पर पहुंच गया था जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने कितने अपराध किए हैं कविता? द्विविवाह, दस्तावेज जालसाजी, संपत्ति का गबन, जोड़े की संपत्ति का दुरुपयोग। विक्रम गिन रहा है, लेकिन यह पहले ही 10 से अधिक हो चुका है। और अब समय आ गया है कि तुम मुंबई की सबसे खतरनाक तलाक की वकील से मिलो। कविता दिनों में पहली बार मुस्कुराई।
वह तुम्हारे पति को पैदा होने पर पछतावा कराएगी। श्रीमती देसाई ने नरीमन पॉइंट में एक भव्य कार्यालय में ग्राहकों से मुलाकात की। 60 साल की उम्र और बेवफा पतियों के प्रति निर्दयी होने की प्रतिष्ठा के साथ उन्होंने अनन्या की कहानी को पेशेवर ध्यान से सुना। यह उन सबसे घृणित मामलों में से एक है जिन्हें मैंने कभी देखा है। उन्होंने सभी दस्तावेजों का विश्लेषण करने के बाद कहा, अनन्या, जब हम तुम्हारे पति के साथ काम पूरा कर लेंगे तो उसके पास बस का टिकट खरीदने के लिए भी कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ अपनी गरिमा वापस चाहती हूं, अनन्या ने कहा। तुम्हें तुम्हारी गरिमा और बहुत कुछ मिलेगा। हम द्विविवाह के लिए उसकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे, शेल कंपनी को रद्द करेंगे, ब्याज और सुधार के साथ डेसविएट किए गए सभी राशियों की प्रतिपूर्ति करेंगे, शादी के दौरान अर्जित सभी संपत्तियों का 50% और नैतिक क्षति के लिए मुआवजा जो उसे जीवन भर तुम्हारी याद दिलाएगा। श्रीमती देसाई ने एक डायरी निकाली। अगले हफ्ते उसकी कंपनी की एक गाला पार्टी है ना, जहां तुम हमेशा आदर्श पत्नी के रूप में दिखाई देती हो। हाँ, इनोवेट सॉल्यूशंस का वार्षिक पुरस्कार समारोह। मैं हमेशा जाती। उत्तम। हम इस पार्टी को तुम्हारी मुक्ति का मंच बनाएंगे। तुम शामिल होगी, लेकिन इस बार विनम्र पत्नी के रूप में नहीं। तुम उस महिला के रूप में जाओगी जो उस आदमी के जीवन को कानूनी रूप से नष्ट करने वाली है जिसने उसे धोखा दिया। कविता शरारत से मुस्कुराई। और मैं ठीक से जानती हूं कि तुम्हें इस अवसर के लिए कैसे कपड़े पहनने चाहिए। अगले दिनों में अनन्या ने एक अभिनेत्री की तरह तैयारी की, अपने जीवन की भूमिका के लिए तैयारी की। कविता उसे मुंबई के सबसे सुरुचिपूर्ण शॉपिंग मॉल में ले गई ताकि वह सही पोशाक चुन सके। जब अनन्या ने शुद्ध रेशम की एक पीली पोशाक की कोशिश की जो उसकी सुनहरी त्वचा और उसके कर्व्स को पूरी तरह से उजागर करती थी, तो दोनों को पता था कि उन्हें सही पोशाक मिल गई है। तुम दीप्तिमान लग रही हो, कविता ने कहा, पोशाक की नेकलाइन को समायोजित करते हुए। समीर को पता नहीं चलेगा कि उसे क्या लगा। अनन्या ने शीशे में खुद को देखा। परछाई वाली महिला के भौतिक लक्षण हमेशा की तरह थे, लेकिन उसकी आंखों में कुछ पूरी तरह से अलग था। सालों में पहली बार उसने शक्तिशाली महसूस किया। कविता, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर? असफल होने का, अंतिम समय में कमजोर पड़ने का। मैं इतने लंबे समय तक उसकी छाया के रूप में रही हूं कि कभी कभी मैं भूल जाती हूं कि मैं अकेले चमक सकती हूं। कविता ने अपनी बहन के हाथ पकड़े। अनन्या, तुम सबसे मजबूत महिला हो जिसे मैं जानती हूं। तुमने 3 साल के अपमान को चुपचाप सहन किया, तिरस्कृत होने के बावजूद अपनी गरिमा बनाए रखी, और अब तुमने ऐसी ताकतें खोजी हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानती थी कि तुम्हारे पास हैं। तुम सफल होगी। पार्टी की पूर्व संध्या पर श्रीमती देसाई ने अंतिम निर्देशों के साथ फोन किया। अनन्या, सब कुछ तैयार है। सोमवार की सुबह पहली बात दस्तावेजों को दर्ज किया जाएगा, लेकिन कल रात यह महत्वपूर्ण है कि तुम्हें सार्वजनिक और सामाजिक रूप से देखा जाए, कि वे सभी लोग जिन्होंने तुम्हारे खामोश अपमान को देखा है तुम्हें विजयी देखें। और प्रिया, विक्रम ने पुष्टि की कि वह पार्टी में नहीं होगी। समीर ने हमेशा अपने 2 जीवन पूरी तरह से अलग रखे। कल रात तुम सार्वजनिक रूप से उसकी एकमात्र महिला होगी। विडंबना स्वादिष्ट है। उस रात अनन्या मुश्किल से सो पाई। जब समीर सुबह 2 बजे घर आया तो उसने सोने का नाटक किया, लेकिन उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे यकीन था कि वह सुन सकता है। कल रात हमारी कंपनी की पार्टी है, समीर ने अंधेरे में फुसफुसाया, ये सोचकर कि वह उसे नहीं सुनेगी। मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम सुंदर दिखो। महत्वपूर्ण लोग वहां होंगे। अनन्या अंधेरे में मुस्कुराई। ओह, वह सुंदर दिखने वाली थी, पहले से कहीं ज्यादा सुंदर। और यह एक ऐसी रात होगी जिसे कोई नहीं भूलेगा, खासकर समीर। इनोवेट सॉल्यूशंस की गाला पार्टी हमेशा मुंबई के द ताज महल पैलेस होटल के मुख्य हॉल में होती थी। अनन्या इस कार्यक्रम को अच्छी तरह जानती थी। 3 साल तक वह समीर की सजावटी पत्नी के रूप में शामिल हुई थी। ग्राहकों और निवेशकों पर विनम्रता से मुस्कुराती थी, सजावट और फैशन के बारे में सामान्य सवालों के जवाब देती थी, जबकि वह व्यापारिक बातचीत में चमकता था। लेकिन आज रात अलग होगी।
अनन्या ने पूरी दोपहर अपनी तैयारी के लिए समर्पित कर दी। ब्यूटी सैलून में उसने अपनी हरी आंखों को एक आकर्षक लेकिन सुरुचिपूर्ण मेकअप के साथ उजागर करने के लिए कहा। उसके भूरे बालों को एक परिष्कृत जूड़े में बांधा गया था जो उसकी गर्दन को उजागर करता था, जिसे उसने अपनी दादी से मिले मोतियों के हार से निखारा था। जब उसने पीली रेशम की पोशाक पहनी तो अनन्या ने मुश्किल से शीशे में खुद को पहचाना। परछाई वाली महिला ने एक ऐसा आत्मविश्वास बिखेरा जिसे उसने सालों से महसूस नहीं किया था। पोशाक उसके शरीर पर पूरी तरह से फिट बैठती थी। सुनहरा रंग उसकी सांवली त्वचा और काले बालों के साथ खूबसूरती से मेल खाता था। तैयार हो? समीर ने पूछा, अपने टक्सीडो को समायोजित करते हुए। उसने उसे देखा और महीनों में पहली बार वास्तव में उसे देखता हुआ लगा। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। धन्यवाद, अनन्या ने बस जवाब दिया, अपना हैंडबैग उठाते हुए, जहां उसने उन सभी दस्तावेजों की एक प्रति रखी थी जो उसके विश्वासघात को साबित करेंगे। होटल तक का सफर खामोश था। समीर अपने सेल फोन पर ईमेल चेक कर रहा था, शायद प्रिया के संदेश, जबकि अनन्या शहर की खिड़की से बाहर देख रही थी, जो जल्द ही उसकी मुक्ति का दृश्य होगा। अनन्या, आज रात महत्वपूर्ण है, समीर ने कहा जब वे होटल पहुंचे। बैंक के लोग जो उत्तर पूर्व में हमारे विस्तार को वित्त पोषित कर सकते हैं वहां होंगे। मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम मिलनसार हो लेकिन विवेकपूर्ण। तुम जानती हो कि यह कैसा है। अनन्या मुस्कुराई। मैं ठीक से जानती हूं कि यह कैसा है समीर, और तुम निश्चिंत हो सकते हो कि यह रात अविस्मरणीय होगी। हॉल को सफेद और सुनहरे फूलों की व्यवस्था के साथ सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया था। मुंबई के व्यापारिक अभिजात वर्ग के लगभग 200 मेहमान उत्साह से बातचीत कर रहे थे, जबकि वेटर शैंपेन और परिष्कृत कैनपेस परोस रहे थे। अनन्या हमेशा इन आयोजनों में अदृश्य महसूस करती थी, लेकिन आज हॉल में कदम रखते ही यह अलग था। निगाहें उसकी ओर मुड़ी, बातचीत कुछ सेकंड के लिए रुक गई। कुछ महिलाओं ने आपस में फुसफुसाया, समीर की पत्नी में कुछ अलग देखकर। अनन्या आज दीप्तिमान लग रही है, रीना ने टिप्पणी की, जो कंपनी के भागीदारों में से एक की पत्नी थी। क्या शानदार पोशाक है। धन्यवाद रीना, मैंने फैसला किया कि अब थोड़ा चमकने का समय है। समीर हॉल में घूम रहा था, अनन्या को संभावित निवेशकों से मिलवा रहा था और उसने अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाई। वह आकर्षक, बुद्धिमान और सुरुचिपूर्ण थी, लेकिन एक सूक्ष्म अंतर था जिसे केवल सबसे अधिक बोधगम्य लोगों ने देखा। वह अब उसकी छाया में नहीं थी, वह अपनी जगह पर थी। समीर, तुम्हारी पत्नी आकर्षक है, एक निवेश बैंक के निदेशक ने कहा। तुम एक सुंदर जोड़ी बनाते हो। हाँ, मैं बहुत भाग्यशाली था, समीर ने स्वचालित रूप से जवाब दिया, वास्तव में उसे देखे बिना। भाग्य, अनन्या ने कहा, अपनी हस्तक्षेप से सभी को आश्चर्यचकित करते हुए। मैं ये सोचना पसंद करती हूं कि यह एक विकल्प था और सभी विकल्पों के परिणाम होते। एक अजीब खामोशी थी। समीर ने उसे आश्चर्य से देखा। वह सार्वजनिक रूप से इस तरह कभी नहीं बोलती थी। रात लगभग 10 बजे कविता होटल पहुंची, साथ में विक्रम, निजी जासूस भी था। अनन्या ने उन्हें अंदर आते देखा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। समय आ गया था। माफ करना, उसने उस समूह से कहा जो समीर से बात कर रहा था। मुझे टॉयलेट जाना है। महिलाओं के बाथरूम में कविता और अनन्या मिली, जैसा कि उन्होंने योजना बनाई थी। सब कुछ तैयार है? अनन्या ने पूछा, शीशे में अपना मेकअप चेक करते हुए। विक्रम ने 1 घंटे पहले सब कुछ कंफर्म कर दिया। समीर प्रिया के घर से शाम 5 बजे निकला और सीधे तैयार होने आया। दस्तावेज सब व्यवस्थित हैं। क्या तुम वाकई यहां यह करना चाहती हो? अनन्या ने एक गहरी सांस ली। कविता, ये एकदम सही जगह है। इन सभी लोगों ने मुझे सालों तक चुपचाप अपमानित होते देखा है। ये उचित है कि वे मुझे अपनी गरिमा वापस पाते हुए देखें। तो चलो, अब समय आ गया है कि सबको दिखाया जाए कि असली अनन्या कौन है। जब वे हॉल में वापस आए तो समारोह का मास्टर समीर को वर्ष के परिणामों पर भाषण देने के लिए बुला रहा था। ये कंपनी की परंपरा थी कि निदेशक उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करते थे। समीर हॉल के एक छोर पर बने छोटे से मंच पर चढ़ गया, अपने बेदाग टक्सीडो में सुरुचिपूर्ण।
हॉल खामोश हो गया जब उसने माइक्रोफोन को समायोजित किया। सभी को शुभ संध्या। ये बहुत खुशी की बात है कि मैं इस साल इनोवेट सॉल्यूशंस के असाधारण परिणामों को आपके साथ साझा कर रहा हूं। अनन्या ने विकास, विस्तार और व्यावसायिक सफलताओं के बारे में परिचित भाषण सुना। समीर अपने तत्व में था, हमेशा की तरह आत्मविश्वासी और करिश्माई, लेकिन वह जानती थी कि कुछ ही मिनटों में वह आत्मविश्वास चकनाचूर हो जाएगा। और यह सब मेरे परिवार के समर्थन के बिना संभव नहीं होता। मेरी पत्नी अनन्या इन सभी वर्षों में कंपनी के निर्माण के दौरान मेरा सुरक्षित आश्रय रही है। तभी अनन्या हिली। दृढ़ और निश्चित कदमों के साथ वह मंच की ओर चली। पूरा हॉल रुकावट से हैरान होकर उसे देख रहा था। समीर, उसने उसके हाथों से माइक्रोफोन लेते हुए कहा, क्या मैं कुछ शब्द कह सकती हूं? समीर स्पष्ट रूप से असहज था, लेकिन वह सार्वजनिक रूप से असभ्य दिखे बिना मना नहीं कर सकता था। बेशक, प्यार। अनन्या ने जाने पहचाने चेहरों से भरे हॉल को देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ और स्पष्ट निकली। सभी को शुभ संध्या। जैसा कि समीर ने कहा, मैं इनोवेट सॉल्यूशंस के निर्माण के दौरान उसकी साथी रही हूं, और इन सभी वर्षों में मैंने वफादारी, विश्वास और सच्चाई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखे हैं। हॉल पूरी तरह से खामोश था। समीर ने सूक्ष्मता से माइक्रोफोन वापस लेने की कोशिश की, लेकिन अनन्या पीछे हट गई। मैंने सीखा है कि लोग हमेशा वह नहीं होते जो वे कहते हैं, कि कभी कभी हम झूठ पर साम्राज्य बनाते हैं और सच्चाई, चाहे कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो, हमेशा सामने आती है। अनन्या, समीर फुसफुसाया, यह महसूस करते हुए कि कुछ गलत था। आज मुझे पता चला कि मेरे पति, यह आदमी जिसकी आप सभी प्रशंसा करते हैं, का 4 साल से एक दूसरा परिवार है। उसके 2 बच्चे हैं और प्रिया नाम की एक साथी है, जिसके लिए वह हमारे संयुक्त खाते से मासिक 40,000 भेजता है। एक स्तब्ध फुसफुसाहट हॉल में फैल गई। समीर कागज की तरह सफेद हो गया। मुझे यह भी पता चला कि उसने इस दूसरे परिवार के लिए घर खरीदने के लिए मेरे जाली हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया। मुझे अनजाने में एक शेल कंपनी का भागीदार बना दिया, जो विशेष रूप से संपत्ति छिपाने के लिए बनाई गई थी। अनन्या, तुम पागल हो, यह सच नहीं है, समीर चिल्लाया। माइक्रोफोन लेने की कोशिश कर रहा था। मेरे पास यहां सारे सबूत है, उसने कहा, अपने पर्स से दस्तावेजों और तस्वीरों वाली एक फाइल निकालते हुए। तुम्हारे बच्चों आरव और मायरा की तस्वीरें, बैंक स्टेटमेंट, घर का विलेख, सब कुछ। हॉल में हंगामा मच गया। मेहमान आपस में फुसफुसा रहे थे। कुछ अपने सेल फोन से तस्वीरें ले रहे थे, दूसरे जाने के लिए उठ रहे थे। 3 साल तक मैं अपर्याप्त महसूस करती रही, यह सोचते हुए कि मैं अपने पति का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकती। अब मैं जानती हूं कि समस्या कभी मैं नहीं थी। समस्या यह थी कि उसके पास पहले से ही कहीं और एक पूरा परिवार था। समीर ने उसके पास आने की कोशिश की, लेकिन अनन्या मंच पर दृढ़ रही। आप जो मुझे जानते हैं, वे जानते हैं कि मैं हमेशा एक समर्पित और विवेकपूर्ण पत्नी रही हूं। लेकिन आज मैंने फैसला किया है कि मैं अब किसी की छाया में नहीं रहूंगी। मैं अब एक ऐसे आदमी से ध्यान के टुकड़े स्वीकार नहीं करूंगी जिसने मुझे यह विश्वास दिलाया कि मैं पर्याप्त नहीं थी। दर्शक मंत्रमुग्ध थे। कुछ महिलाओं की आंखों में आंसू थे, अनन्या के साहस में कुछ ऐसा पहचानते हुए जो शायद उनके अपने जीवन में नहीं था। समीर, तुम अपने झूठ, अपने व्यापार और अपने दूसरे परिवार को रख सकते हो, लेकिन तुम अब मुझे अपनी सामाजिक सम्मान्यता के लिए सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल नहीं करोगे। सोमवार से तुम द्विविवाह, दस्तावेज जालसाजी और संपत्ति के गबन के लिए आपराधिक रूप से जवाब दोगे। रीना, जिस महिला ने रात की शुरुआत में उसकी पोशाक की तारीफ की थी, ने ताली बजानी शुरू कर दी। धीरे धीरे अन्य महिलाएं भी उसके साथ हो गईं। कुछ ही सेकंड में आधा हॉल अनन्या के लिए खड़े होकर ताली बजा रहा था। यह एक घोटाला है, समीर चिल्लाया। अनन्या, तुम वह सब कुछ नष्ट कर रही हो जो हमने बनाया है। मैंने कुछ नहीं बनाया समीर, तुमने मुझे एक सहायक वस्तु बना दिया, लेकिन आज रात मैं अपनी पहचान वापस पाती हूं। अनन्या उसी शान के साथ मंच से उतरी जिस शान के साथ वह छड़ी थी।
कविता एक गर्व भरी मुस्कान के साथ उसका इंतजार कर रही थी और साथ में वे बाहर की ओर चलीं। उनके पीछे हॉल में उथल पुथल मची हुई थी। मेहमान समूहों में चर्चा कर रहे थे, कुछ तस्वीरें ले रहे थे, दूसरे पहले ही जा रहे थे। होटल के दरवाजे पर अनन्या एक आखिरी बार मुड़ी। समीर मंच पर नुकसान को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसने उन लोगों के सामने अपना सारा नैतिक अधिकार खो दिया था। तुम कैसा महसूस कर रही हो? कविता ने पूछा। हल्का, अनन्या ने जवाब दिया, मुंबई की रात की ताजी हवा में सांस लेते हुए। सालों में पहली बार मैं हल्का महसूस कर रही हूं। घर के रास्ते में टैक्सी में अनन्या ने खिड़की से शहर की रोशनी को देखा। कुछ ही घंटों में यह खबर मुंबई के व्यापारिक हलकों में फैल जाएगी। समीर को न केवल एक सफल व्यवसायी के रूप में जाना जाएगा, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी जाना जाएगा जिसने 2 परिवार रखे और अपनी पत्नी को सालों तक धोखा दिया। तुम वहां अंदर अद्भुत थीं, कविता ने कहा। मैंने तुम्हें इतना मजबूत कभी नहीं देखा। जानती हो क्या मजेदार है कविता, मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जब मैं उस मंच पर चढ़ी तो मुझे लगा जैसे मैं आखिरकार खुद बन रही हूं। सालों में पहली बार मैं आदर्श पत्नी का अभिनय नहीं कर रही थी, मैं असली अनन्या थी। और अब मैं अपना जीवन वापस पाती हूं। समीर, कंपनी, घर सब कुछ रख सकता है। मैं सिर्फ अपनी स्वतंत्रता और अपनी गरिमा वापस चाहती हूं। उस सुबह अनन्या महीनों में पहली बार गहरी नींद सोई। खाली अपार्टमेंट में समीर घर नहीं लौटा था। उसे शांति महसूस हुई। जो महिला उस होटल में विनम्र पत्नी के रूप में घुसी थी, वह एक योद्धा के रूप में निकली थी और उसकी लड़ाई अभी शुरू हुई थी। गाला पार्टी के 6 महीने बाद अनन्या पहचानने योग्य नहीं थी। शारीरिक रूप से नहीं, वह अभी भी भूरे बालों और हरी आंखों वाली वही खूबसूरत महिला थी, लेकिन सार में छाया में रहने वाली अनन्या उस रात द ताजमहल पैलेस होटल में मर गई थी, जिससे एक दृढ़ और स्वतंत्र महिला का मार्ग प्रशस्त हुआ। तलाक की प्रक्रिया समीर के लिए विनाशकारी थी। श्रीमती देसाई ने अपना वादा पूरा किया था। उसने अपनी सारी संपत्ति का 50% खो दिया। उसे नैतिक क्षति के लिए मुआवजा देने की निंदा की गई, जिसने उसकी वित्तीय स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित किया। और वह अभी भी द्विविवाह और दस्तावेज जालसाजी के लिए आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहा था। इनोवेट सॉल्यूशंस, उसकी प्रिय कंपनी, को सार्वजनिक घोटाले के बाद चालू रहने के लिए नए निवेशकों की आवश्यकता थी। प्रिया, यह पता चलने पर कि उसे समीर की वैवाहिक स्थिति के बारे में धोखा दिया गया था, ने भी उस पर मुकदमा दायर किया। वह आदमी जो सोचता था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, उसने अपनी दुनिया को ताश के पत्तों की तरह ढहते देखा। अनन्या दूसरी ओर फली फूली। मुआवजे और संपत्ति में अपने हिस्से के साथ उसने कोलाबा में एक छोटी सी आर्ट गैलरी खोली, एक पुराने सपने को साकार करते हुए जिसे उसने शादी करते समय छोड़ दिया था। अनन्या गैलरी जल्दी ही उभरते कलाकारों और संग्राहकों के लिए एक मिलन स्थल बन गई, जो अपने सावधानीपूर्वक क्यूरेशन और स्वागत करने वाले माहौल के लिए जानी जाती थी। तुम दीप्तिमान लग रही हो, कविता ने एक धूप वाले शनिवार की दोपहर गैलरी का द्वारा करते हुए कहा। यह ऐसा है जैसे तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ हो। मैं ठीक वैसा ही महसूस करती हूं, अनन्या ने जवाब दिया, दीवार पर एक पेंटिंग को समायोजित करते हुए। जैसे मैंने सालों तक सोया और आखिरकार जाग गई। गैलरी व्यस्त थी। अनन्या मुंबई के कलात्मक हलकों में एक छोटी सी हस्ती बन गई थी, न केवल अपनी खूबियों के कारण, बल्कि उस साहसी तरीके से भी जिसमें उसने वैवाहिक विश्वासघात का सामना किया था। उसकी कहानी ने कई महिलाओं को अपने जीवन पर नियंत्रण रखने के लिए प्रेरित किया था। अनन्या, एक मर्दाना आवाज ने उसका नाम पुकारा। वह मुड़ी और एक लंबे भूरे बालों और कोमल आंखों वाले आदमी को देखा, जो प्रदर्शित कैनवस में से एक को देख रहा था। उसमें कुछ परिचित था, लेकिन वह पहचान नहीं पा रही थी कि क्या। हाँ, मैं हूं। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं? मैं रोहन शर्मा हूं। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए एक कला समीक्षक हूं। मैं आपकी गैलरी के बारे में एक साक्षात्कार करना चाहता हूं, यदि संभव हो। अनन्या ने उसके लेख पढ़े थे।
रोहन का कला की दुनिया में उसकी गहरी अंतर्दृष्टि और नई प्रतिभाओं के समर्थन के लिए सम्मान किया जाता था। वह एक परिपक्व और परिष्कृत तरीके से बेहद आकर्षक भी था। बेशक यह एक खुशी होगी, लेकिन मुझे कबूल करना होगा कि मैं हैरान हूं। गैलरी अभी भी मुख्यधारा के प्रेस का ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत छोटी है। छोटी लेकिन असाधारण क्यूरेशन के साथ। और इसके अलावा वह मुस्कुराया। मैंने इस परियोजना के पीछे की साहसी महिला के बारे में सुना है। 2 घंटे तक चले साक्षात्कार के दौरान अनन्या को पता चला कि रोहन 3 साल से तलाकशुदा था। उसकी एक किशोर बेटी थी जो अपनी मां के साथ रहती थी, और 40 के दशक के संकट के बाद उसे कला से प्यार हो गया था, जिसने उसे अपने पूरे जीवन पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया था। कला क्यों? उसने पूछा, चीनी मिट्टी के कपों में कॉफी परोसते हुए, जो उसने हाल ही में जयपुर की यात्रा पर खरीदी थी। कला ने मुझे सिखाया कि सुंदरता दर्द से पैदा हो सकती है, कि अराजकता से कुछ सार्थक बनाना संभव है। मुझे लगता है कि आप इसे ज्यादातर लोगों से बेहतर समझती हैं। अनन्या ने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने सालों से अनुभव नहीं किया था। एक आदमी में वास्तविक रुचि, लेकिन रुचि के साथ डर भी आया। समीर द्वारा छोड़े गए निशान अभी भी संवेदनशील थे। रोहन, मुझे ईमानदार होना होगा। मुझे नहीं पता कि मैं व्यक्तिगत संबंधों के लिए तैयार हूं। मैं अभी भी खुद से फिर से जुड़ रही हूं। मैं पूरी तरह से समझता हूं। दोस्तों के रूप में शुरू करने के बारे में क्या? मैं आपको हाल ही में खोजे गए कुछ स्टूडियो दिखाने के लिए ले जा सकता हूं, बस कला में रुचि रखने वाले सहयोगियों के रूप में। अगले महीनों में रोहन अनन्या के जीवन में एक निरंतर उपस्थिति बन गया। वह उसे वर्निसेस में ले जाता, उसे दिलचस्प कलाकारों से मिलवाता और धीरे धीरे उसका विश्वास जीतता। बड़े इशारों या भावुक घोषणाओं से नहीं, बल्कि छोटी छोटी दयालुता और वास्तविक ध्यान से। जब अनन्या ने उल्लेख किया कि वह थक गई है, तो वह कॉफी और ताजे क्रोइसैन के साथ आता था। जब वह एक प्रदर्शनी के बारे में चिंतित होती, तो वह उसे नियंत्रण लेने की कोशिश किए बिना क्यूरेशन पर पुनर्विचार करने में मदद करता था। जब उसे जो कुछ भी खोया था, उसके लिए उदासी का एक पलटाव हुआ, तो वह बस चुपचाप उसके बगल में तब तक बैठा रहा जब तक कि वह बेहतर महसूस न कर ले। तुम मेरे साथ इतने धैर्यवान क्यों हो? उसने एक रात पूछा, जब उसने फिर से पीछे हटने की कोशिश की, जब उसने उसे चूमने की कोशिश की। क्योंकि तुम इसके लायक हो, और क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तुम तैयार होगी तो यह वास्तविक होगा। मैं कुछ कृत्रिम मजबूर करने के बजाय कुछ सच्चे का इंतजार करना पसंद करता हूं। यह पुनरारंभ पर एक फोटोग्राफी प्रदर्शनी में था कि अनन्या ने आखिरकार अपनी सुरक्षा कम कर दी। रोहन ने एक मार्मिक समीक्षा लिखी थी कि कैसे कला व्यक्तिगत परिवर्तनों का दस्तावेजीकरण कर सकती है, और उसने महसूस किया कि वह उसकी यात्रा को इस तरह से समझता है जैसे कुछ ही कर सकते थे। रोहन, उसने कहा जब वे प्रदर्शनी से बाहर निकले, मुझे लगता है कि मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूं। क्या कोशिश करने के लिए? तुम पर फिर से भरोसा करने के लिए। पहला चुंबन वहीं कोलाबा कॉजवे के फुटपाथ पर हुआ, एक लैंप पोस्ट की पीली रोशनी के नीचे। यह कोमल, सम्मानजनक था, लेकिन सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण के महीनों में जमा हुए सभी ध्यान से भरा हुआ था। इंतजार इसके लायक था, रोहन ने फुसफुसाया, अपना माथा उसके माथे पर टिकाते हुए। रिश्ता धीरे धीरे विकसित हुआ, जिस गति से अनन्या को जरूरत थी। रोहन ने उस पर कभी दबाव नहीं डाला, कभी उसकी योजनाओं को बदलने या उसके जीवन पर नियंत्रण करने की कोशिश नहीं की। वह उसकी दिनचर्या में एक ऐसे टुकड़े की तरह फिट हो गया जो हमेशा वहां होना चाहिए था। जब अनन्या ने समीर के साथ अपमान के वर्षों के बारे में बताया, तो रोहन ने उसे बिना किसी निर्णय के सुना, बिना उसके दर्द को कम करने या उसके उपचार को तेज करने की कोशिश किए। जब उसे असुरक्षा के दौरे पड़े, तो उसने उसे उसकी ताकत और उस रास्ते की याद दिलाई जो उसने तय किया था। तुम्हें ठीक ठीक किस बात का डर है? उसने एक रात पूछा, जब वह फिर से दूर हो गई थी। फिर से गायब होने का, किसी और में खुद को खोने का, यह पता लगाने का कि मैंने कुछ नहीं सीखा और मैं वही गलतियां दोहराऊंगी। अनन्या, खुद को देखो,
देखो कि तुमने क्या बनाया है। तुम अब वह महिला नहीं हो जो छाया में रहती थी, और मैं समीर नहीं हूं। मुझे अपनी तरफ एक छाया नहीं चाहिए, मुझे एक साथी चाहिए। गाला पार्टी के 2 साल बाद जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। अनन्या अपनी गैलरी में एक विशेष प्रदर्शनी की तैयारी कर रही थी। पुनरारंभ उन कलाकारों के कार्यों को एक साथ ला रही थी जिन्होंने उसकी तरह अपनी ही राख से पुनर्जन्म लिया था। रोहन फूलों के साथ आया। क्लिच लाल गुलाब नहीं, बल्कि पीले सूरजमुखी जो उसने पहनी हुई पोशाक से मेल खाते थे। तुम कैसा महसूस कर रही हो? उसने पूछा, उसे प्रकाश व्यवस्था में अंतिम समायोजन करते हुए देखते हुए। खुश, उसने जवाब दिया, जवाब की सादगी से खुद को आश्चर्यचकित करते हुए। वास्तव में खुश। और डरी हुई? थोड़ा, लेकिन यह एक अलग डर है। यह पर्याप्त न होने या छोड़ दिए जाने का डर नहीं है। यह उस व्यक्ति का अच्छा डर है जिसके पास खोने के लिए कुछ कीमती है। रोहन पास आया और उसे धीरे से चूमा। तुम मुझे नहीं खोओगी, और भले ही हमारी कहानी किसी दिन खत्म हो जाए, तुम खुद को फिर कभी नहीं खोओगी। तुमने पाया है कि अनन्या कौन है। कोई भी तुमसे वह नहीं छीन सकता। उस रात पुनरारंभ प्रदर्शनी एक पूर्ण सफलता थी। गैलरी उन लोगों से भरी हुई थी जो न केवल प्रदर्शित कार्यों की प्रशंसा करते थे, बल्कि उस साहसी महिला की भी प्रशंसा करते थे जिसने अपने दर्द को उद्देश्य में बदल दिया था। कविता दूर से अपनी बहन को देख रही थी, उसे आगंतुकों के साथ उत्साह से बात करते हुए, वास्तव में हंसते हुए, अपनी रोशनी से चमकते हुए देख रही थी। वह अलग है, रीना ने टिप्पणी की। वही महिला जिसने 2 साल पहले गाला पार्टी में अनन्या की तारीफ की थी। वह पूरी है। वह आखिरकार फिर से खुद बन गई है, कविता ने जवाब दिया। वास्तव में मुझे लगता है कि वह खुद का एक बेहतर संस्करण बन गई है। जब गैलरी खाली हो गई और रोहन ने उसे बंद करने में मदद की, तो अनन्या ने बाथरूम के शीशे में खुद को देखा। परछाई वाली महिला की आंखों के चारों ओर कुछ और झुर्रियां थीं, सच्ची मुस्कान के निशान और एक आत्मविश्वास जो पहले मौजूद नहीं था। धन्यवाद, उसने अपनी परछाई से फुसफुसाया। किस लिए धन्यवाद? रोहन ने पूछा, उसके पीछे दिखाई देते हुए। जागने की हिम्मत करने के लिए, लड़ने की ताकत रखने के लिए, मुझ पर हार न मानने के लिए। रोहन ने उसे अपनी बाहों में लपेट लिया और अनन्या ने खुद को पूरी तरह से उसके खिलाफ आराम करने दिया। इसलिए नहीं कि उसे सहारे की जरूरत थी, बल्कि इसलिए कि उसने अपनी ताकत किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करना चुना जो उसे महत्व देता था। उस सुबह अपने नए अपार्टमेंट में रोहन के बगल में लेटे हुए, एक ऐसी जगह जिसे उसने पूरी तरह से अकेले सजाया था, जो उसके स्वाद और व्यक्तित्व को दर्शाती थी, अनन्या ने उस यात्रा के बारे में सोचा जो उसने उस अदृश्य महिला से तय की थी, जो किंग साइज बेड पर अकेले जागती थी। उस आत्मविश्वासी व्यवसायी तक जिसने अपना जीवन बनाया था। उस पीली पोशाक से जिसे उसने अपनी मुक्ति की रात में कवच के रूप में इस्तेमाल किया था, उन पोशाकों तक जिन्हें वह अब बस इसलिए चुनती थी क्योंकि वे उसे पसंद थीं। समीर उसकी कहानी में एक फुटनोट बन गया था, एक दर्दनाक लेकिन आवश्यक अध्याय जिसने उसे अपनी ताकत के बारे में सिखाया था। वह अपनी पसंद के परिणामों का सामना करना जारी रखता था, जबकि वह उसकी छाया से दूर फली फूली। तुम क्या सोच रही हो? रोहन ने आधी नींद में फुसफुसाया। खुश अंत के बारे में, उसने जवाब दिया। और कैसे कभी कभी वे उस चीज को ना कहने की हिम्मत से शुरू होते हैं जो हमारी सेवा नहीं करती है, और उस चीज को हां कहने में जो हमें पूरा करती है। उसने उसके माथे को चूमते हुए कहा। अनन्या अंधेरे में मुस्कुराई। हाँ, उसने ना कहना सीख लिया था। अपमान को नहीं, झूठ को नहीं, आधे अधूरे जीवन को नहीं। और उसने आखिरकार हाँ कहना सीख लिया था। अपनी खुशी को हाँ, अपने सपनों को हाँ, उस प्यार को हाँ जो उसे छोटा करने के बजाय उसका सम्मान करता था। गाला पार्टी में उसने जो पीली पोशाक पहनी थी, वह उसके अलमारी में रखी हुई थी, एक दर्दनाक याद के रूप में नहीं, बल्कि पुनर्जन्म के प्रतीक के रूप में। उस रात उसने खोजा था कि वह अपनी रोशनी से चमक सकती है, और अब 2 साल बाद वह जानती थी कि वह फिर कभी किसी को उस चमक को बुझाने नहीं देगी। अनन्या ने अपना सुखद अंत पाया था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने खुद को पाया था।
और यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिसे कोई भी कभी उससे छीन नहीं सकता था। 5 साल बाद सूरज की सुबह की किरणें उस स्टूडियो की खिड़कियों से धीरे धीरे आ रही थीं, जिसे अनन्या ने गैलरी के ऊपरी मंजिल पर स्थापित किया था। द ताजमहल पैलेस होटल में उस परिवर्तनकारी रात के बाद से 5 साल बीत चुके थे, और जो महिला अब एक पैलेट पर पेंट मिला रही थी, वह उस महिला से पहचानने योग्य नहीं थी जो कभी छाया में रहती थी। अनन्या ने एक ऐसी प्रतिभा की खोज की थी जिसके बारे में वह नहीं जानती थी कि उसके पास है। पेंटिंग, जो चिकित्सा के रूप में शुरू हुआ था, उसके भावनात्मक सुधार के सबसे कठिन क्षणों में से एक के दौरान रोहन का एक सुझाव एक वास्तविक जुनून में बदल गया था। उसके कैनवस, जो परिवर्तन की प्रक्रिया में महिलाओं को चित्रित करते थे, पूरे भारत के संग्राहकों द्वारा मांगे जाते थे। मां, तुम फिर से पेंटिंग कर रही हो? मायरा की बचकानी आवाज ने उसे उसके विचारों से बाहर निकाला। अनन्या ने अपने प्रण पर हाथ पोंछते हुए मुस्कुराया। मायरा, जो अब 9 साल की है, उसके जीवन में इस तरह से आई थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिया को समीर के झूठ के बारे में पूरी सच्चाई का पता चलने और उससे स्थायी रूप से दूर जाने का फैसला करने के बाद अनन्या ने कुछ ऐसा किया जिसने खुद सहित सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने उस महिला को समर्थन की पेशकश की जिसे वह कभी अपनी प्रतिद्वंद्वी मानती थी। प्रिया उतनी ही खोई हुई थी जितनी मैं थी, उसने उस समय कविता को समझाया। उसे भी धोखा दिया गया था, और इन बच्चों की अपने पिता की गलतियों में कोई गलती नहीं है। और अनन्या और प्रिया के बीच दोस्ती धीरे धीरे पनपी, उसी आदमी द्वारा हेर फेर किए जाने के सामान्य आधार पर बनी। जब प्रिया को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जब समीर ने अदालती कार्यवाही में अपनी अधिकांश संपत्ति खो दी, तो अनन्या ने उसे गैलरी के प्रशासक के रूप में काम पर रखा। आरव और मायरा ने अंतरिक्ष में आना शुरू कर दिया, और अनन्या ने पाया कि उसके पास एक मात्र वृत्ति थी जिसे उसने कभी नहीं खोजा था। मैं एक बहुत ही खास महिला का चित्र बना रही हूं, अनन्या ने मायरा को गले लगाते हुए जवाब दिया। एक महिला जिसने सीखा कि भयानक तूफानों के बाद भी जीवन सुंदर हो सकता है। क्या यह तुम हो? लड़की ने पूछा, कैनवस को देखते हुए, जहां गहरे पानी से सुनहरे रंगों में एक महिला आकृति उभर रही थी। हाँ, हम सब प्रिय, तुम्हारी माँ, मैं और एक दिन तुम भी, जब तुम्हें अपनी ताकत खोजने की जरूरत होगी। रोहन कॉफी और क्रोइसैन की ट्रे लेकर स्टूडियो के दरवाजे पर दिखाई दिया। उनके बीच का रिश्ता आपसी सम्मान और व्यक्तिगत विकास पर आधारित एक ठोस और परिपक्व चीज में विकसित हो गया था। उन्होंने पिछले साल एक अंतरंग समारोह में खुद गैलरी में शादी की थी, केवल उन लोगों से घिरे हुए थे जो वास्तव में मायने रखते थे। फेमिना की पत्रकार आ गई है, उसने घोषणा की। वह पुनर्जागरण प्रदर्शनी के पीछे की महिला से मिलने के लिए उत्सुक है। पुनर्जागरण प्रदर्शनी अगले सप्ताह खुलने वाली थी और पहले से ही कला की दुनिया में हलचल मचा रही थी। अनन्या ने 12 स्मारकीय कैनवस की एक श्रृंखला बनाई थी जिसमें अपनी कहानी बताई गई थी, उस फीकी महिला से जो वह एक बार थी, उस आत्मविश्वासी कलाकार तक जो वह बन गई थी। केंद्रीय काम उसका एक स्वचित्र था जिसमें वह प्रसिद्ध पीली पोशाक पहने हुए थी, लेकिन इस बार एक पार्टी हॉल में नहीं बल्कि अपने स्टूडियो में अपनी कृतियों से घिरी हुई थी। तुम घबराई हुई हो? रोहन ने पूछा, धीरे धीरे उसके कंधों की मालिश करते हुए। थोड़ा। अपने जीवन को इस तरह इतने कच्चे और ईमानदार तरीके से उजागर करना अजीब है। यही कारण है कि यह इतने सारे लोगों को छुएगा। तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी अनन्या नहीं है, यह उन हजारों महिलाओं की कहानी है जो छाया में रहती हैं और उन्हें अपनी रोशनी खोजने के लिए साहस की आवश्यकता है। फेमिना की पत्रकार के साथ साक्षात्कार गहन और रेवेलेटर था। अनन्या ने खामोश अपमान के वर्षों के बारे में, विश्वासघात की खोज के बारे में, दर्दनाक लेकिन आवश्यक व्यक्तिगत पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के बारे में खुलकर बात की। इन 5 वर्षों में आप में सबसे ज्यादा क्या बदला है? पत्रकार ने पूछा। मैंने सीखा है कि मुझे पूरी तरह से मौजूद रहने के लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। सालों तक मेरा आत्मसम्मान इस बात पर निर्भर करता था कि समीर मुझे कितना नोटिस करता है या मुझे कितना महत्व देता है।
आज मेरी खुशी अंदर से आती है। रोहन मुझसे प्यार करता है, लेकिन मुझे पूरा होने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। यही अंतर है। और माफी के बारे में, क्या तुमने अपने पूर्व पति को माफ कर दिया है? अनन्या ने एक पल के लिए सोचा। मैंने इस अर्थ में माफ कर दिया है कि मैं अब गुस्सा या कड़वाहट नहीं रखती। लेकिन माफ करने का मतलब यह नहीं है कि जो हुआ उसे भूलना या कम करना। समीर ने ऐसे विकल्प चुने जिन्होंने कई जीवन बर्बाद कर दिए। वह आज उन विकल्पों के परिणामों के साथ रहता है, और मैं उस स्वतंत्रता के साथ रहती हूं जो मैंने सच्चाई से हासिल की है। समीर वास्तव में एक तीव्र गिरावट का सामना करना पड़ा था। घोटाले के 2 साल बाद इनोवेट सॉल्यूशंस दिवालिया हो गया। आपराधिक मुकदमों ने उसे गंभीर वित्तीय समस्याओं में डाल दिया, और व्यापार की दुनिया में उसकी प्रतिष्ठा कभी ठीक नहीं हुई। अनन्या को कभी कभी उसके बारे में आम परिचितों के माध्यम से खबरें मिलती थीं। वह एक फ्रीलांस सलाहकार के रूप में काम कर रहा था, दक्षिण में एक साधारण अपार्टमेंट में रहता था, और सामाजिक कार्यक्रमों में शायद ही कभी देखा जाता था। क्या तुम्हें उसके लिए खेद है? पत्रकार ने जोर दिया। मुझे उस आदमी के लिए खेद है जो वह हो सकता था अगर उसने अलग विकल्प चुने होते। लेकिन हर व्यक्ति अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार होता है। मैंने दर्द से पुनर्जन्म लेना चुना, उसने उसमें छिपना चुना। पत्रकार के जाने के बाद अनन्या गैलरी में घूमी, प्रदर्शनी की तैयारियों को देखते हुए। कविता हमेशा की तरह उत्साह के साथ कार्यों की स्थापना की देखरेख कर रही थी। याद है जब तुमने मुझे उस दिन रोते हुए और टूटा हुआ महसूस करते हुए फोन किया था? कविता ने अपनी बहन के बगल में रुकते हुए कहा। कैसे भूल सकती हूं, मैं इतनी खोई हुई थी। और अब तुम्हें देखो, मुंबई की सबसे सम्मानित दीर्घाओं में से एक की मालिक, एक मान्यता प्राप्त कलाकार, एक व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से पूर्ण महिला। कभी कभी मुझे लगता है कि हमें समीर को धन्यवाद कार्ड भेजना चाहिए। कविता। अनन्या हंसी, घोटाले का नाटक करते हुए। मैं गंभीर हूं। अगर वह कमीना नहीं होता तो तुमने कभी उस ताकत की खोज नहीं की होती जो तुम्हारे अंदर थी। यह एक दिलचस्प दृष्टिकोण था। अनन्या ने हाल के वर्षों में कई बार इसके बारे में सोचा था। समीर का विश्वासघात विनाशकारी था, लेकिन यह उसके परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक भी था। उस दर्द के बिना उसने शायद कभी अपना सच्चा सार नहीं पाया होता। उस रात रोहन के साथ घर पर अनन्या एक फोटो एल्बम के पन्ने पलट रही थी जो पिछले 5 वर्षों की उसकी यात्रा का दस्तावेजीकरण करता था। गैलरी के उद्घाटन की तस्वीरें थीं, उसकी पहली पेंटिंग्स की, रोहन के साथ उसकी शादी की, आरव और मायरा के साथ विशेष क्षणों की, उन यात्राओं की जो उसने अकेले उन जगहों की खोज के लिए की थीं जिन्हें वह हमेशा जानना चाहती थी। जानती हो, इन तस्वीरों में मुझे सबसे ज्यादा क्या प्रभावित करता है? रोहन ने कहा, उसके कंधे के ऊपर से देखते हुए। क्या? तुम्हारी मुस्कान पुरानी तस्वीरों की मुस्कान से पूरी तरह से अलग है। पहले तुम अपने मुंह से मुस्कुराती थीं, अब तुम अपनी आंखों से भी मुस्कुराती हो। ये सच था। अनन्या स्पष्ट रूप से अंतर देख सकती थी। समीर के साथ अपने समय की तस्वीरों में जब वह मुस्कुराती थी, तब भी उसकी आंखों में एक सूक्ष्म उदासी थी, एक शून्यता जिसे उसने उस समय नोटिस नहीं किया था। अब उसकी मुस्कान वास्तव में खुशी और आंतरिक शांति बिखेरती थी। रोहन, क्या मैं तुम्हें कुछ बता सकती हूं जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया? बेशक, कभी कभी मुझे डर लगता है कि यह सब एक सपना है, कि मैं सुबह उठूंगी और अभी भी वह अदृश्य महिला हूं, एक ऐसे आदमी से ध्यान के टुकड़ों का इंतजार कर रही हूं जो मुझे महत्व नहीं देता। रोहन उसकी ओर मुड़ा, उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर। अनन्या, तुमने यह जीवन बनाया है। हर उपलब्धि, खुशी का हर पल, हर कलाकृति जो तुमने बनाई है, यह सब तुमसे आया है। कोई भी तुमसे वह नहीं छीन सकता, क्योंकि तुम अपनी कहानी की लेखिका हो। और अगर मैं फिर से कमजोर हो जाऊं, अगर किसी समय मैं भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, तो मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। कविता तुम्हें याद दिलाएगी। प्रिया, मायरा, आरव, जो भी तुमसे प्यार करते हैं, वे तुम्हें याद दिलाएंगे। लेकिन सबसे बढ़कर तुम्हारे अपने काम तुम्हें याद दिलाएंगे। हर कैनवस जो तुमने चित्रित किया है, वह तुम्हारी ताकत का एक दस्तावेज है। सुबह अनन्या स्टूडियो में चढ़ गई
और अपने सबसे हाल के काम के सामने खड़ी हो गई। एक स्वचित्र जहां वह पीठ के बल दिखाई दे रही थी, एक सुनहरे क्षितिज की ओर चल रही थी, एक अंधेरी छाया को पीछे छोड़ते हुए जो अब उसे नहीं पकड़ सकती थी। उसने उस महिला के बारे में सोचा जो वह 5 साल पहले थी, असुरक्षित, भावनात्मक रूप से निर्भर, एक ऐसा जीवन जी रही थी जो उसका नहीं था। उसने उस साहस के बारे में सोचा जो उसने सार्वजनिक रूप से समीर का सामना करने के लिए पाया था, उस ताकत के बारे में जो उसने शून्य से सब कुछ फिर से बनाने के लिए खोजी थी, उस उदारता के बारे में जो उसने प्रिया और बच्चों को भी गले लगाने के लिए विकसित की थी। धन्यवाद, उसने कैनवस से फुसफुसाया, जैसे कि वह अपने सभी पिछले संस्करणों से बात कर रही हो। हार न मानने के लिए धन्यवाद। जब यह असंभव लग रहा था तब साहस खोजने के लिए धन्यवाद। यह विश्वास करने के लिए धन्यवाद कि मैं और अधिक की हकदार थी। 1 हफ्ते बाद पुनर्जागरण प्रदर्शनी का उद्घाटन एक पार्टी के साथ हुआ जो उस भाग्यवादी रात को द ताजमहल पैलेस होटल में भव्यता की याद दिलाती थी। लेकिन इस बार अनन्या अपनी योग्यता के कारण सितारा थी, किसी के सहायक के रूप में नहीं। इस अवसर के लिए उसने जो पोशाक चुनी थी वह गहरे नीले रंग की, सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत थी। लेकिन यह रीना थी, वही महिला जिसने वर्षों पहले उसके साहस की सराहना की थी, जिसने रात की सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अनन्या, क्या तुम्हें कोपाकाबाना में वह रात याद है जब तुम पीली पोशाक में मंच पर चढ़ी थीं? कैसे भूल सकती हूं। उस रात तुम बहुत खूबसूरत लग रही थीं, लेकिन तुम्हारी आंखों में दर्द था। आज तुम और भी सुंदर हो, लेकिन यह अलग है। आज तुम सच्ची खुशी से चमकती हो। अनन्या ने भरे हुए हॉल के चारों ओर देखा। रोहन संग्राहकों के साथ उसके कामों के बारे में उत्साह से बात कर रहा था। कविता भाईचारे के गर्व के साथ कैनवस पेश कर रही थी। प्रिया यह सुनिश्चित कर रही थी कि सब कुछ पूरी तरह से काम करे। आरव और मायरा मेहमानों के बीच ऐसे दौड़ रहे थे जैसे वे जगह के मालिक हों। यह उसका असली परिवार था, न कि वह पारंपरिक परिवार जिसका उसने एक दिन सपना देखा था, बल्कि एक चुना हुआ परिवार जो सच्चे प्यार, आपसी सम्मान और बिना शर्त समर्थन पर बना था। क्या मैं एक टोस्ट बना सकती हूँ? कविता ने पूछा, सभी उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए। हॉल शांत हो गया जब कविता ने अपना शैंपेन का गिलास उठाया। अनन्या को, मेरी बहन, मेरी प्रेरणा, जिसने हमें सिखाया कि हम जिस घाटी से गुजरते है वह कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, प्रकाश खोजना हमेशा संभव होता है। जिसने हमें दिखाया कि एक कहानी का अंत कुछ और भी सुंदर की शुरुआत हो सकता है, और जिसने साबित किया कि साहस वाली एक महिला पहाड़ हिला सकती है, भाग्य बदल सकती है और दर्द को कला में बदल सकती है। अनन्या को! पूरा हॉल गूंज उठा। अनन्या ने अपने चेहरे पर खुशी के आंसू बहते हुए महसूस किए। वे दर्द या अपमान के आंसू नहीं थे जैसे कई उसने अतीत में बहाए थे। वे उस यात्रा के लिए कृतज्ञता के आंसू थे जो उसे वहां ले आई थी। बाद में जब गैलरी खाली हो गई और वह अपने कामों के साथ अकेली रह गई, तो अनन्या केंद्रीय स्वचित्र के सामने खड़ी हो गई। वह खुद अपने स्टूडियो में पीली पोशाक में। कैनवस पर उसने न केवल अपनी भौतिक छवि बल्कि उस पूरे परिवर्तन को भी कैद कर लिया था जिससे वह गुजरी थी। मैं वास्तव में कौन हूं, यह पता लगाने की लागत, उसने खुद से फुसफुसाया। उस क्षण अनन्या समझ गई कि उसकी कहानी बदला लेने या एक ऐसे आदमी पर काबू पाने के बारे में नहीं थी जिसने उसे धोखा दिया था। यह एक ऐसी महिला के बारे में थी जिसने खुद को खोजने, खुद को महत्व देने, अपने सपनों और मूल्यों पर आधारित एक प्रामाणिक जीवन बनाने का साहस पाया था। पीली पोशाक, जिसे उसने एक दिन अपनी मुक्ति की रात में कवच के रूप में इस्तेमाल किया था, अब उसके कार्यालय में फ्रेम की हुई थी। दर्द की याद के रूप में नहीं, बल्कि पुनर्जन्म के प्रतीक के रूप में। क्योंकि उस रात जब वह उसके झूठ का सामना करने के लिए मंच पर चढ़ी, तो अनन्या सिर्फ समीर की निंदा नहीं कर रही थी, वह दुनिया को एक नई महिला के जन्म की घोषणा कर रही थी। और वह महिला 5 साल बाद अपनी गैलरी के कैनवस पर अपनी खुशी चित्रित कर रही थी। प्यार करती थी और वास्तव में प्यार करती थी, और उसने सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा था
कि एकमात्र अनुमोदन जो वास्तव में मायने रखता है वह है जो हम खुद को देते हैं। अनन्या की कहानी वहीं खत्म हुई जहां से शुरू हुई थी, शीशे के सामने एक महिला के साथ। लेकिन इस बार परछाई वाली महिला वापस मुस्कुराई, तय की गई यात्रा पर गर्व और आने वाले भविष्य के लिए उत्सुक। रोहन चुपचाप उसके पीछे आया, उसे अपनी बाहों में लपेटकर। तुम क्या सोच रही हो? उसने धीरे से पूछा। ये कितना अजीब है कि पीछे मुड़कर देखना और देखना कि वह महिला जिसने इतना सहा मैं थी। ये किसी और जीवन के किसी और व्यक्ति जैसा लगता है। क्या तुम्हें किसी बात का पछतावा होगा, उन सब से गुजरने का? अनन्या ने जवाब देने से पहले गहराई से सोचा। नहीं, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, यह आवश्यक था। उस दर्द ने मुझे मेरी ताकत के बारे में सिखाया, उस अपमान ने मुझे मेरी गरिमा के बारे में सिखाया, और उस विश्वासघात ने मुझे खुद को महत्व देने का महत्व सिखाया। और अब मैं जानती हूं कि मैं कौन हूं। मैं जानती हूं कि मुझे क्या चाहिए। मैं जानती हूं कि मैं क्या लायक हूं। और सबसे बढ़कर मैं जानती हूं कि मैं वह जीवन बनाने में सक्षम हूं जो मैं चाहती हूं, किसी के साथ या बिना। रोहन ने उसके सिर के ऊपर चूमा। इसीलिए मैं तुमसे प्यार करता हूं। इसलिए नहीं कि तुम्हें मेरी जरूरत है, बल्कि इसलिए कि तुम मेरे साथ रहना चुनती हो। अनन्या उसकी बाहों में मुड़ी और उसकी आंखों में देखा। जानते हो समीर, के लिए मेरे प्यार और तुम्हारे लिए मेरे प्यार में क्या अंतर है? वह कहती है, समीर के साथ मैं प्यार के लायक होने की कोशिश करने के लिए खुद को छोटा करती थी। तुम्हारे साथ मैं प्यार साझा करने के लिए विस्तार करती हूं। उस सुबह अपने बिस्तर पर रोहन के बगल में लेटे हुए अनन्या ने खिड़की से मुंबई के रोशन शहर को देखा। 5 साल पहले इसी शहर में वह एक बुरे सपने से जागी थी जो 3 साल से चल रहा था। आज वह सोती और जागती थी, एक ऐसा सपना जी रही थी जिसे उसने खुद बनाया था। धन्यवाद समीर, उसने रात में फुसफुसाया, और पहली बार उन शब्दों में कोई कड़वाहट नहीं थी, वास्तविक कृतज्ञता थी। मुझे यह सिखाने के लिए धन्यवाद कि मैं क्या नहीं चाहती। मुझे यह खोजने के लिए मजबूर करने के लिए धन्यवाद कि मैं क्या लायक हूं। उसके कार्यालय की दीवार पर फ्रेम की हुई पीली पोशाक खिड़की से आने वाली चांदनी को पकड़ रही थी। अनन्या मुस्कुराई, उस रात को याद करते हुए द ताजमहल पैलेस होटल में। उस क्षण उसने सोचा था कि वह उस जीवन को नष्ट कर रही है जिसे वह जानती थी। वास्तव में वह उस जीवन का निर्माण कर रही थी जिसकी वह हकदार थी, क्योंकि कुछ कहानियां हमेशा के लिए खुशी से खत्म नहीं होती हैं, वे हमेशा के लिए मजबूत खत्म होती हैं, और यह एक बहुत अधिक मूल्यवान उपलब्धि है। अनन्या ने सीखा था कि सच्चा सुखद अंत किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना नहीं है जो हमें पूरा करे, बल्कि यह खोजना है कि हम पहले से ही पूरे हैं। सच्चा प्यार खालीपन भरने के बारे में नहीं है, बल्कि पूर्णता साझा करने के बारे में है। और उस रात, उसके पुनर्जन्म के 5 साल बाद, अनन्या ने आखिरकार अंतर समझा।